आज हम पढ़ेंगे आपके इसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वैसे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, बट थोड़ा सा इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। जो चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि बिज़नेस के अंदर जो भी हम अकाउंटिंग बनाते हैं, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देते हैं वो क्या है, मेन तो मेन मेड है पहली बात। दूसरा, ये जो भी पॉलिसीज़ अपनाई जाती हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस अपनाए जाते हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल एटलीस्ट होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये है इसकी मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। पूरे देश भर में जितने भी अकाउंटेंट हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा अकाउंट्स का मतलब किया जाता है, ये आपकी ICAI, दैट मीन्स इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बाहर किए जाते हैं और उसी पर ही सारे जितने भी इंडिया के अंदर अकाउंटेंट्स हैं वो इसके द्वारा ही वर्कआउट्स करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं अप्रैल 1977 टू आइडेंटिफाई किए गए हैं, ठीक है। अब उसमें कई चेंजेस आए हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड किए गए हैं। उसके बाद मतलब आपको उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी के अकाउंट्स को मेंटेन करना रहता है, ठीक है। इसके अंदर मेन जो इसकी मीनिंग दी गई है, इस मीनिंग में अगर अपन देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर सेट ऑफ गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिए जाते हैं, जनरली एक्सपेक्टेड accounting principles that are followed for a preparation and presentation of a financial statement. They are accounting rules and procedures relating to a measurement, recognition, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in the financial statement issued by the Council of a Institution of Chartered Accountant of India. That means जो ICAI है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस हमको दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, वो सारे जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपकी, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट आ जाते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो कंपलसरी आपको बनानी रहती है। उसको जब आप बनाते हैं उसके मुताबिक रूल्स और जो प्रोसीजर्स हैं और उसके जो मेज़रमेंट्स हम करते हैं वो सारे किसके द्वारा बताए कि गए हैं, अपने को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा बताए गए हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है नेचर के बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्टिव, जो ये स्टैंडर्ड क्यों बनाए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मार्क्स में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में टोटल 5 हैं। मिनिमम द devise accounting policies and practices with the aim to eliminate them to extent पॉसिबल। दैट मीन्स हर एक चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, अगर इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का दूसरी तरह से अकाउंटिंग फॉलो करता है और मैं अलग तरीके से अकाउंटिंग अगर पॉलिसीज़ फॉलो करती हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो अकाउंटिंग करने के जो तरीके हैं उसके कारण क्या हो जाएगा, वो सारे के सारे जो अकाउंट्स हैं उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या होता है कि एनहांसिंग रिलायबिलिटी ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसने भी बनाए हैं, जिस भी अकाउंटेंट ने बनाया है, तो हर किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को, जितने भी उससे रिलेटेड हैं, ठीक है, इंटरनल यूजर्स या फिर एक्सटर्नल यूजर्स जितने भी इनसे रिलेटेड करते हैं, उनको एक रिलायबिलिटी होती है, यानी भरोसा उनको पैदा होता है, ठीक है। तो ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि गाइडलाइंस एक जैसी रहती हैं, ठीक है। तो आपने भी गाइडलाइंस कुछ थोड़ी बहुत पढ़ के रखी है और अकाउंटेंट ने तो पूरा ही उसको रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल्स जो भी चेंजेस होते हुए आए हैं वो करते आए हैं। तो उससे क्या होता है कि उन अकाउंट्स को समझने में ईजीनेस रहता है, ठीक है। उसके अलावा फैसिलिटी मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टू मोर एंटायर एंट्री,
एंटिटीज़, दैट मीन्स जो दो कंपनीज़ हैं, अगर मुझे उन दोनों का कभी कुछ कंपैरिजन करना है, मुझे अगर फाइनेंशियली उसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो दोनों कंपनी का मैं कैसे मतलब करूँगी, उसमें कंपैरिजन करने में मुझे ईजीनेस होता है। ये मैं मोस्टली इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जितना भी ये आपका टॉपिक है ये ओमिटेड है, इसमें कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मोस्टली आपको जो पढ़ने के लिए है वो है आपके, इसके अंदर जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, प्रॉब्लम्स दी गई हैं, वो आपको पढ़नी है। ये देखिए पेज नंबर 3.10 पर दी गई है, नीचे लिमिटेशन के नीचे ये प्रॉब्लम दी गई है। वाइल प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ कंपनी फॉलोइंग इश्यूज आर फेस्ड, बहुत सारी की गई हैं। अब इसके अंदर आपको प्रिंसिपल्स के नेम बताने हैं, जो हमने 11 प्रिंसिपल्स अभी पढ़े थे, कंसेप्ट्स पढ़े थे, उनमें से और 3 और कंसेप्ट्स पढ़े थे जो अजप्शंस थे, गोइंग कंसर्न अजप्शंस, उसके अलावा कंसल्टेंसी अजप्शन और तीसरा एक्रूड अजप्शन, ठीक है। उसके अलावा हमने नीचे और भी पढ़े थे बहुत सारे, उनके नाम आपको मोस्टली बाय हार्ट तो एटलीस्ट याद कर लीजिएगा। उसमें आपके फर्स्ट है अकाउंटिंग एंटिटी, ठीक है। बिजनेस एंटिटी और जो ऑनर रहता है उसमें डिफरेंट होता है। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, देन फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, फिर मटेरियलिटी प्रिंसिपल, देन प्रूडेंस और कंसल्टेंसी ऑफ अ प्रिंसिपल, मैचिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल, ड्यूअल एक्सेप्ट्स प्रिंसिपल, उसके अलावा वेरिएबल ऑब्जेक्ट कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कंसेप्ट, ठीक है। ये इसमें जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसमें इनको कभी कुछ फॉलो किया गया है और किसी का वॉलेंशन किया गया है, ठीक है। वॉलेंशन का मतलब क्या होता है कि उसको अनदेखा किया गया उस प्रिंसिपल को। फर्स्ट है आपका प्रोडक्शन मैनेजर इज़ अ इंटरेस्ट इन अ रिकॉर्डिंग गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द अकाउंट्स। जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो इंटरेस्टेड है कि जो गुड्स के अंदर, ठीक है, जो गुड्स इंडस्ट्रियल के हैं उसके बीच में वो रिलेशन क्रिएट करके बताना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है, इसमें मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट आता है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इनटू अ मनी और इन अ मनी टर्म आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सिंस गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ मनी टर्म, दे विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स, ठीक है। अब इसके अंदर जो गुड्स थे वो मनी के अंदर मेजर्ड नहीं हुए हैं, दैट मीन्स इसका क्या हो रहा है, वॉलेंशन हो रहा है। वॉलेंशन का मतलब अब अगर इस ट्रांजैक्शन को हम एंट्री करते हैं तो इसका वॉलेंशन हो जाएगा, क्योंकि जो ये ट्रांजैक्शन इवेंट्स हैं हमेशा उनको हम क्या करते हैं, मनी के अंदर, मनी या मनी के टर्म के अंदर हम रिकॉर्डेड करते हैं बुक्स के अंदर। पर जो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है, ठीक है ना, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, हम जैसे माँ और बेटे का रिलेशनशिप है, उसमें जितना भी उनका जो प्यार है ये है वो हम क्या नोट डाउन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना। सेम थिंग यहाँ पर भी वही है, गुड और इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्या हम मेजर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम थी आपकी, सेकेंड प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ अ कंपनी इज़ डाउटफुल ड्यू टू मार्केट कंपटीशन। अब उनको क्या हो रहा है कि कंपनी को कि लॉन्ग टर्म तक वो कंपटीशन के कारण वो रह पाएगी या नहीं। तो आपको मैंने गोइंग कंसर्न पढ़ाया था, ठीक है ना, गोइंग कंसर्न अजप्शन पढ़ाया था। इसका आंसर क्या आएगा, गोइंग कंसर्न अजप्शन, द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इंडिफिनिट पीरियड। इनडेफिनिटी पीरियड का मतलब होता है अनंत काल तक, जिसको अपन ये को जस्टिफाई और या आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। देयर इज़ अ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस और डाउन साइज its operation significantly. The doubt of success does not lead the interference the business that business will not the continue for a indefinite period, and also the intention that the business will be downsized significantly. अब इसमें आपको क्या बताया गया है, उनको डाउटफुल है कि मैं आगे ये बिजनेस कर पाऊँगा कि नहीं, तो मतलब गोइंग कंसर्न कंसेप्ट से अकॉर्डिंग है। अब नेक्स्ट है आपका थर्ड वन,
Although sales have not yet taken place, few reliable customers of the company have placed large orders from which huge profit is expected. That means आपको क्या लग रहा है कि हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये कौन सा कंसेप्ट है आपका, रियलाइजेशन कंसेप्ट, जो रेवेन्यू से, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या किससे रिलेट करता है, रेवेन्यू से कंसेप्ट करता है। अगर आप माल बेचते हैं, ठीक है ना, तो आपको क्या, आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो कि मुझे रेवेन्यू आएगा, माल बेचूंगी तो रेवेन्यू आएगा और उसके साथ मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट गेन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, देखिए, रियलाइजेशन कंसेप्ट यानी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द सेल हैज़ बीन मेड, ठीक है, और सर्विस हैज़ बीन रिटर्न्ड, यानी कि जब भी जो भी चीज़ हम सेल आउट करते हैं उसके बिहाफ में मुझे पैसा उस टाइम मिला या नहीं मिला, बट फर्दर वी आर एंट्री ऑफ अ रेवेन्यू ऑफ रिकॉग्नाइजेशन सेल हैज़ बीन इफेक्टेड एंड नॉट व्हेन द ऑर्डर इज़ प्लेस्ड, ठीक है। ऑर्डर जब प्लेस्ड होगा उससे कोई मतलब नहीं है, बट वो रेवेन्यू अगर उनने मुझे कन्फर्मली बताया है तो मुझे ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टू प्रमोट द यूज़ एंड rigorous application of those standards, that means इसके अंदर क्या है, सॉरी by mistake, last fourth one is one of the shareholders of the company has invested his saving in share of another कंपनी। जो एक शेयर होल्डर है कंपनी का, वो अपने जो सेविंग्स हैं, ठीक है, वो किसी और कंपनी में जाके ख़रीदना चाह रहा है। दैट मीन्स जो कंपनी का शेयर होल्डर क्या होता है, उसका ऑनर रहता है, ठीक है, मालिक रहता है। बट जैसे कि हमने एंटिटी ऑफ कंसेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी ऑफ कंसेप्ट, दोनों ऑनर और जो एंटिटी यानी इंस्टीट्यूशन होता है, उनकी क्या होता है, उसका अस्तित्व दोनों का अलग अलग होता है। अगर शेयर होल्डर किसी और में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट इसके अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड फैक्ट्री रेंट ऑफ द कंपनी इज़ आउटस्टैंडिंग फॉर 10,000। अब ये कहाँ से आएगा, गोइंग, ये एक्रूअल कंसेप्ट से आएगा। एक्रूअल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भी जब ट्रांजेक्शन होता है यानी जो भी घटना घटित होती है, ठीक है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है ना, घटना जो घटित होती है, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग। अभी 10,000 मुझे रेंट देना बाकी है, दिया नहीं है, ठीक है। कैश बेसिस में क्या होता है कि अगर मैंने कैश के पेमेंट्स किए हैं, कैश उसी टाइम दिया है और कैश यहाँ आया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश बेसिस। वो जो चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, कैश बेसिस अकाउंटिंग उसको बोला जाता है। बट एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि अभी खर्चा है पर मैंने उसको पेमेंट नहीं किया है, बट वो मेरे सामने खर्चा तो है ही, वो मुझे आगे खर्चा करना ही है, तो उसको अपन उसी पीरियड के अंदर उसको एंट्री करते थे, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्रूअल कंसेप्ट अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका एट प्रेजेंट मार्केट price of the fixed assets of the company is very high as the compared to the book value, and directors are interested to show the fixed assets in accounts at their current market प्राइस। अब इसमें मैंने आपको ये बताया था एक कॉस्ट कंसेप्ट में क्या बताया था कि जितने में भी आपने अपनी असेट खरीदी है, ठीक है, एग्जांपल दिया था आपको 5 लाख की खरीदी है, बट उसकी अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख है या 7 लाख है, समथिंग कुछ भी है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेम थिंग इसके अंदर आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिजनेस एंटिटी के बाद एक्रूअल के बाद कॉस्ट कंसेप्ट्स इसके अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द ईयर कंपनी परचेज पेंसिल्स ऑफ ₹50. These had all been issued from a stock and were still in the use of the end of the year. That means 50 रुपए की पेंसिल हमने खरीदी है और उसको ऐसा स्टॉक उनने इशूड करा है, ठीक है। तो ये जो पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, ये हमारे लिए क्या करते हैं, उस कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रखती है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मटीरियलिटी कंसेप्ट उसको हम बोलते हैं, जो स्टेशनरी परचेज की गई है, ठीक है। अब उसका क्या है नेचर, वो किस में डेबिट होंगे, स्टेशनरी अकाउंट के इसमें जाके
एंट्री हमको करनी पड़ेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, मटेरियलिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लास्ट, डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड टू अडॉप्ट अ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ अ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इन अ प्लेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके अंदर कंसल्टेंसी अजप्शन में क्या रहता है, मैंने आपको यही बोला था कि दो मेथड रहती है डिप्रिसिएशन की, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक डायमिनिशिंग मेथड, ठीक है, उसको हम डाउनवर्ड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। उसकी जगह पे अब डायरेक्टर क्या चाह रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर वो क्या फॉलो कर सकते हैं, हाँ, जो डाटा रिपोर्ट्स और उसके अकॉर्डिंग अगर प्रॉफिट हायर जाता है और उसमें कुछ वो चेंजेस चाह रहे हैं या कुछ भी चाह रहे हैं, तो उन चेंजेस के कारण वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंसल्टेंसी अजप्शन। लास्ट आपकी जो प्रॉब्लम दी गई है वो है इम्पॉर्टेंट, अडेप्टर्स हु ओज एन अमाउंट टू द कंपनी इज लाइकली टू बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यू आर रिक्वायर्ड स्टेट विच अकाउंटिंग कंसेप्ट यू वुड फॉलो इन द डीलिंग विद ईच ऑफ अबव प्रॉब्लम, दैन एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट द कंसेप्ट मीन्स, ठीक है। और जो डेप्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अब इसमें कौन सा आ जाएगा, कंजर्वेटिज्म यानी कि प्रूडेंस, जो प्रूडेंस का वो था, इस कंसेप्ट के मुताबिक क्या होगा, मैंने प्रूडेंस के इसमें बताया था कि आपको अगर इन फ्यूचर कुछ भी फ़ायदा हो रहा है उससे आपको इतना मतलब उसको आप अनदेखा कर सकते हैं, बट जो फ्यूचर में आपको आने वाले जितने भी खर्चे हैं जो डाउटफुल्स हैं आपको कि ये व्यक्ति हमको पैसा देगा या चाहे नहीं देगा, ठीक है, उसको प्रोविजंस ऑफ डाउटफुल डेब्ट्स वो इसके अंदर आ जाते हैं। ओके, दैट इज़ इनफ, और ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है।